हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। तो पहले समझते हैं लेप्रेसी क्या है। लेप्रेसी को कुष्ठ रोग भी कहते हैं। लेप्रेसी एक क्रॉनिक लंबे समय तक रहने वाली पर क्योरेबल इन्फेक्शियस डिसीज़ है। अगर इलाज समय पर कराया जाए तो लेप्रेसी का पूरे तरीके से उपचार हो जाता है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं त्वचा पर घाव होना, जिन्हें स्किन लीजन्स कहते हैं। दूसरा मुख्य लक्षण है नर्व डैमेज होना, यानी कि नसों का खराब होना, नसों का बेकार होना। नाउ माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का एक बैक्टीरिया होता है। जब वो बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो उससे कुष्ठ रोग या फिर लेप्रेसी हो जाती है। नाउ लेप्रेसी एक संक्रामक रोग है। ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो बीमार व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति में फैल सकता है। ना जब भी कोई कुष्ठ रोगी खांसता है, बोलता है, तो उसके सलाइवा के ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाती हैं, जिन्हें कहते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई को इनहेल कर ले तो लेप्रेसी का बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंचकर इन्फेक्शन कर देता है। सो लेप्रेसी इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। अब समझते हैं लेप्रेसी के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला है डिसकलरेशन ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा का रंग बदलने लगता है। सो लाइट कलर्ड और रेड कलर्ड स्किन पैचेस आर प्रोड्यूस्ड। स्किन पर हल्के या फिर लाल रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस बीमारी से जो नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। नर्व्स के डैमेज होने की वजह से अफेक्टेड एरिया में सेंसेशन कम होने लगती है। साथ ही नंबनेस हो सकती है, यानी कि त्वचा सुन्न पड़ सकती है। इसके अलावा हैंड्स एंड फीट की जो मसल्स हैं वो भी वीक हो जाती हैं। तो ये है मुख्य लक्षण कुष्ठ रोग के। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रेसी। नाउ WHO classifies leprosy as paucibacillary leprosy and multibacillary leprosy. Now paucibacillary leprosy में स्किन पर लीजन्स यानी कि घाव हो जाते हैं, जिनकी संख्या 1 से 5 तक होती है। फिर पॉसीबैसिलरी लेप्रेसी में फ्यू बैसिलाई होते हैं, यानी कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की संख्या कम होती है। नो नर्व और ओनली वन नर्व इज इन्वॉल्व्ड। स्किन का जो स्मीयर है वो नेगेटिव आता है। और इसके अलावा लेप्रेसी की जो ट्रीटमेंट है वो कभी भी एक सिंगल ड्रग से नहीं होती। ट्रीटमेंट हमेशा मल्टी ड्रग थेरेपी से ही होती है। और पॉसीबैसिलरी लेप्रेसी की ट्रीटमेंट के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी 6 मंथ्स तक दी जाती है। अब बात करते हैं मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी की। मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी में 6 या फिर 6 से भी ज़्यादा घाव स्किन पर होते हैं। स्किन लीजन्स या तो 6 होते हैं या फिर 6 से भी ज़्यादा होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बैसिलाई आर इन्वॉल्व्ड, मतलब कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की जो संख्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पर 1 से ज़्यादा नर्व इन्वॉल्व रहती है। और जो स्किन का स्मीयर है वो पॉजिटिव आता है। और मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी की ट्रीटमेंट के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी 12 महीनों तक, यानी कि 1 साल तक दी जाती है। अब पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। अब क्लासिफाई कर लेते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स को। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स को 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है सल्फोन की। ना इसमें आती है ड्रग डैप्सोन। डैप्सोन इज डायअमीनो डायफिनाइल सल्फोन, इन शॉर्ट DDS। सेकेंड कैटेगरी में है फिनाजीन डेरिवेटिव, ड्रग है क्लोफाजिमीन। थर्ड कैटेगरी में है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, जो कि एंटी लेप्रोटिक भी हैं। मतलब ये ड्रग्स ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में तो यूज़ होती ही हैं, साथ ही साथ ये लेप्रेसी की ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती हैं। ड्रग्स हैं
रिफैम्पिन एंड एथियोनामाइड। देन फोर्थ कैटेगरी में आती हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। देन फिफ्थ कैटेगरी में है टेट्रासाइक्लिन। एक ही टेट्रासाइक्लिन लेप्रेसी की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, वो है मीनोसाइक्लिन। सिक्स्थ कैटेगरी में है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। अगेन एक ही मैक्रोलाइड यूज़ होता है, दैट इज क्लरिथ्रोमाइसिन। नाउ इन एंटीलेप्रोटिक मल्टी ड्रग थेरेपी 3 drugs are included: डैप्सॉन, क्लोफाजिमीन एंड रिफैम्पिन। तो अब इन तीनों ड्रग्स की फार्माकोलॉजी हम समझ लेते हैं। पहली एंटीलेप्रोटिक ड्रग है डैप्सॉन। डैप्सॉन इज लेप्रोस्टैटिक ड्रग। डैप्सॉन माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को मारती नहीं है, पर इन बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। Now, dapsone is chemically related to sulfonamide और dapsone का जो mechanism of action है वो भी सल्फोनामाइड्स जैसा ही है। Now, यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़रूरी है कि बैक्टीरियाज अपना फोलिक एसिड खुद बनाते हैं। ह्यूमंस की तरह उनको फोलिक एसिड डाइट से नहीं मिलता है, उन्हें फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करना पड़ता है। Now, para-amino-benzoic acid, in short PABA, से बैक्टीरियाज फोलिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं। Now, this figure shows synthesis of folic acid and its metabolic pathway. Now, para-amino-benzoic acid टेरेडीन से कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंजाइम डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेस इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, जिससे डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड बनता है। डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड ग्लूटामेट से कंबाइन करता है, जिससे डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। नाउ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड को बैक्टीरिया प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की सिंथेसिस के लिए यूज़ करता है और इन प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स से आगे बनता है डीएनए। तो फोलिक एसिड से बैक्टीरिया डीएनए सिंथेसाइज करता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डैप्सॉन इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पाबा, यानी कि डैप्सॉन का स्ट्रक्चर पाबा जैसा है। तो इस मेटाबॉलिक पाथवे में पाबा की जगह डैप्सॉन अटैच हो जाता है और बैक्टीरिया फोलिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाता। इसके अलावा डैप्सॉन इनहिबिट्स द एंजाइम डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेस। ना इस एंजाइम के इनहिबिट होने की वजह से भी बैक्टीरिया फोलिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाता। तो ये है डैप्सॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब पढ़ते हैं डैप्सॉन के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। ना डैप्सॉन इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ना डैप्सॉन की हाफ लाइफ ज़्यादातर 24 घंटों से ज़्यादा की होती है। डैप्सॉन इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी और बॉडी के जो लीजन्स होते हैं, लेपेरोमैटस स्किन जो लीजन्स हैं, उनमें ये बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच जाता है। इसके अलावा मसल्स, लीवर और किडनी में भी ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। नाउ डैप्सॉन का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। डैप्सॉन लीवर में एसिटाइलेट होता है और इसके अलावा ये ग्लूकोरोनॉइड और सल्फेट कॉन्जुगेट्स भी बनाता है। ना ये जो मेटाबोलाइट्स हैं डैप्सॉन के, ये बाइल में पास होते हैं। बाइल में पास होकर ये जो हैं ये जीआईटी में पहुंच जाते हैं, ये इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। ना इंटेस्टाइन से ये मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीट नहीं होते, पर ये फिर से ये दोबारा से पोर्टल सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पोर्टल सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होने पर ये फिर से लीवर में पहुंच जाते हैं और इसीलिए डैप्सॉन का बॉडी में अक्यूमुलेशन हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन। डैप्सॉन का जो एक्सक्रीशन है वो किडनीज के थ्रू यूरिन में होता है। अब पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डैप्सॉन। डैप्सॉन का सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट है माइल्ड हीमोलाइटिक अनीमिया।
जिन पेशेंट्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है उनमें ये हीमोलाइटिक अनीमिया ज़्यादा होता है। नाउ डैप्सोन के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफ़ेक्ट्स हैं नॉजिया, एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना। देन डैप्सोन ऑल्सो कॉजेज मेथिमोग्लोबिनीमिया। नाउ हीमोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप होता है, हीम ग्रुप में होता है आयरन। नाउ डैप्सोन इस आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है और जिससे बन जाता है मेथिमोग्लोबिन। नाउ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बट मेथिमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। तो मेथिमोग्लोबिनिया भी एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है डैप्सोन का। अगला इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफ़ेक्ट है सल्फोन सिंड्रोम। सल्फोन सिंड्रोम डैप्सोन का एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। डैप्सोन की ट्रीटमेंट शुरू करने के 4 से 6 हफ्ते बाद ये रिएक्शन दिखाई दिया जा सकता है। नाउ सल्फोन सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं फीवर, देन मलेस यानी कि अस्वस्थ महसूस होना, देन एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, देन एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन की जो ऊपरी सतह है, पूरी ऊपर की जो सरफेस है उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्किन की ऊपर की सरफेस पर सूजन आ जाती है, देन जॉन्डिस, अनीमिया। डैप्सोन की वजह से फोटो सेंसिटिविटी भी हो सकती है, इसलिए पेशेंट को सन एक्सपोजर से बचना चाहिए। देन हाइपर मेलानोसिस भी हो सकती है यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकती है। इसके अलावा डैप्सोन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कि हेडेक, मेंटल सिम्टम्स। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ डैप्सोन। Now next very important anti-leprotic drug is clofazimine. क्लोफाजिमीन लेप्रोस्टैटिक है और साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोफाजिमीन। नाउ हम सब जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक अकेले डीएनए स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट। नाउ क्लोफाजिमीन इंटरफियर्स विद द टेम्पलेट फंक्शन ऑफ डीएनए इन माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। देन क्लोफाजिमीन बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को और ट्रांसपोर्ट फंक्शंस को भी ऑल्टर कर देता है, उनमें भी चेंजेस ला देता है। इसके अलावा जैसे कि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मेन फंक्शन है वो है एटीपी सिंथेसाइज करना। नाउ क्लोफाजिमीन बैक्टीरियल सेल की जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको ये डिस्टर्ब कर देता है। अब ये जब माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। तो ये है क्लोफाजिमीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात ये है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो कि डैप्सोन से रेजिस्टेंट हो गए हैं वो भी क्लोफाजिमीन से रिस्पॉन्ड करते हैं। सो डैप्सोन रेजिस्टेंट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू क्लोफाजिमीन। नाउ अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स ऑफ क्लोफाजिमीन। 40 to 70% of drug administered orally is absorbed. Then क्लोफाजिमीन ये हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनमें डिपॉजिट हो जाता है, उनमें इकट्ठा हो जाता है और ये क्या करता है क्लोफाजिमीन, ये नीडल शेप क्रिस्टल्स बना लेता है और ये क्रिस्टल्स जो हैं ये टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाती हैं। जैसे कि ये क्रिस्टल्स हमारे सबक्यूटेनियस फैट जो कि हमारी स्किन के नीचे होता है उसमें भी डिपॉजिट हो जाती हैं। देन क्लोफाजिमीन इट पुअरली पेनिट्रेट्स द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हाफ लाइफ ऑफ क्लोफाजिमीन इज़ वेरी लॉन्ग, इट इज़ 70 days। अब समझते हैं क्लोफाजिमीन के एडवर्स इफ़ेक्ट्स। पहले समझते हैं कि स्किन पर क्लोफाजिमीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नाउ क्लोफाजिमीन स्किन का रंग बदल देता है। स्किन पर
रेडिश ब्लैक कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, स्पेशली ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि फेस, हैंड्स। इसके अलावा हेयर का डिस्कलरेशन हो सकता है, हेयर का रंग बदल सकता है, और बॉडी सिक्रीशंस जैसे कि सलाइवा, टीयर्स, इनका भी रंग बदल सकता है। इसके अलावा ये स्किन को बहुत ड्राई कर देता है और ड्राइनेस की वजह से इचिंग होती है, खुजली होती है। उसके अलावा स्किन पर एक्नी फॉर्म इरप्शंस हो सकते हैं, यानी कि स्किन पर मुहासे निकल सकते हैं, जैसे कि फेस पर, चेस्ट पर, या फिर शरीर के किसी भी हिस्से पर ये एक्नीज निकल सकते हैं। देन फोटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, इसलिए सन से एक्सपोज नहीं होना चाहिए। देन आँख का जो कंजंक्टिवा है उसमें भी पिगमेंटेशन हो सकती है। तो ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्लोफाजीमीन के स्किन पर दिखाई देते हैं। देन क्लोफाजीमीन से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एडवर्स भी होते हैं। इसमें कुछ सिम्टम्स शुरुआत में दिखाई देते हैं और कुछ सिम्टम्स लेट सिम्टम्स होते हैं। नाउ क्लोफाजीमीन जीआईटी को इरिटेट करता है, और इरिटेशन की वजह से ये अर्ली सिम्टम्स या फिर ये शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नॉजिया, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन, देन इंटरमिटेंट लूज स्टूल्स। इसके अलावा जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लोफाजीमीन टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है, ये क्रिस्टल्स बना लेता है। सो लेट सिम्टम्स ऑफ क्लोफाजीमीन अकर्स बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ क्लोफाजीमीन क्रिस्टल्स इन इंटेस्टाइनल सबम्यूकोजा। देन क्लोफाजीमीन का यूज़ प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। अगर लिवर डिसफंक्शन है तो भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट में किडनी डैमेज है तो वहाँ भी क्लोफाजीमीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोफाजीमीन। अब पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ रिफैम्पिन। रिफैम्पिन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। यहाँ पर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि रिफैम्पिन को ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना पड़ता है। रिफैम्पिन फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग है। ये ड्रग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किल कर देती है ना। इसके अलावा रिफैम्पिन माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को भी किल कर देती है। सो रिफैम्पिन इज़ अ पोटेंट साइडल ड्रग फॉर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ना रिफैम्पिन की क्लिनिकल डोजेस से 99.99% लेप्रेसी के बैसिलाई 3 से 7 दिन के अंदर ही मर जाते हैं, और 2 महीने के अंदर जो स्किन पर जो लीजन्स होती हैं या फिर स्किन पर जो घाव होते हैं वो रिग्रेस होने लगते हैं, यानी कि स्किन जो है पहले की तरह फिर से नॉर्मल होना शुरू कर देती है। सो स्किन लीजन्स स्टार्ट रिग्रेसिंग बाय 2 months with the clinical doses of rifampin। और जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, rifampin is included in the multi-drug therapy of leprosy। Now rifampin लेप्रेसी की जो ट्रीटमेंट है उसकी ओवरऑल ड्यूरेशन को कम कर देती है। इसके अलावा रिफैम्पिन बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस को भी पनपने नहीं देती। सो रिफैम्पिन ऑल्सो प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि मेडिसिन्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सो इट प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरियाज। अब डिस्कस करते हैं रिफैम्पिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ बैक्टीरिया के डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को रिफैम्पिन इनहिबिट करती है। नाउ इस एंजाइम के इनहिबिट होने से बैक्टीरिया आरएनए सिंथेसाइज नहीं कर पाता, और जब बैक्टीरिया आरएनए सिंथेसाइज नहीं कर पाता तो बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस भी बहुत कम हो जाती है, और इस वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन रुक जाती है और बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिफैम्पिन। अब पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रिफैम्पिन। ना हेपेटाइटिस रिफैम्पिन का मेन एडवर्स इफेक्ट है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट, रिफैम्पिन की वजह से बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं जैसे कि यूरिन, सलाइवा, टीयर्स, इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इनका कलर ऑरेंज रेड से
ऑरेंज कलर हो जाता है। और इस एडवर्स इफेक्ट से कोई नुकसान तो नहीं होता, बट जब बॉडी के फ्लूइड्स का जब कलर चेंज होता है तो पेशेंट जो है वो घबरा जाता है। तो इसलिए पेशेंट को पहले से ही पता होना चाहिए कि रिफैम्पिन लेने पर बॉडी की जो सिक्रीशंस हैं उनका जो कलर है वो ऑरेंज रेड से लेकर ऑरेंज तक बदल सकता है। देन रिफैम्पिन से कुछ माइनर रिएक्शंस भी होते हैं। क्यूटेनियस स्किन रिएक्शंस जैसे कि फ्लशिंग यानी कि रेडनेस ऑफ द स्किन, प्रूराइटिस यानी कि खुजली लगना, देन फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे कि चिल्स, फीवर, देन एब्डोमिनल सिम्टम्स जैसे कि नॉजिया एंड वॉमिटिंग। ना यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है कि रिफैम्पिन लेने पर लेप्रेसी के बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से मरने लगते हैं, और जब ये बैक्टीरिया मरते हैं तो ये लार्ज क्वांटिटीज़ में माइकोबैक्टीरियल एंटीजेंस रिलीज़ करते हैं। तो अगर लेप्रेसी के किसी पेशेंट को एरिदीमा नोडोसम लेप्रोसम या फिर रिवर्सल रिएक्शन हो तो उन पेशेंट्स में रिफैम्पिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, और ये रिएक्शंस पेशेंट में तब देखे जाते हैं जब डेड बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीजेंस रिलीज़ करता है। तो अगर कोई पेशेंट इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से सफ़र कर रहा हो और हमने उस पेशेंट को ऊपर से रिफैम्पिन भी दे दी, तो उस कंडीशन में रिफैम्पिन की वजह से पेशेंट की जो कंडीशन है वो और भी ख़राब हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी पेशेंट को अगर ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं तो रिफैम्पिन नहीं देनी है। देन इसके अलावा अगर हेपेटिक डिसफंक्शन है पेशेंट में, या फिर रीनल डिसफंक्शन है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही या फिर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में भी हमको पेशेंट को रिफैम्पिन नहीं देना है। अब जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेप्रेसी की मल्टी ड्रग थेरेपी में 3 ड्रग्स यूज़ होती हैं, रिफैम्पिन, डैप्सोन एंड क्लोफाजिमीन। मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी की ट्रीटमेंट 12 मंथ्स तक चलती है, जबकि पॉलीबैसिलरी की ट्रीटमेंट 6 मंथ्स तक चलती है। सो दिस इज़ इन ब्रीफ ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। प्लीज़ नोट, ये इन्फॉर्मेशन जो आपको इस वीडियो में दी गई है ये सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के यूज़ के लिए या फिर लेप्रेसी के पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए आप फिजिशियन को कंसल्ट करें। फिजिशियन की सलाह के बिना कोई भी दवाई ना लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।